नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। चलिए दोस्तों, आज हम जो करने वाले हैं, आज हम करेंगे टीजीटी हिंदी फीमेल का पेपर। 15 सितंबर को ये पेपर हुआ था, 2018 का है और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है ये हम यहाँ करेंगे। यहाँ देखिएगा सेकंड शिफ्ट लिखा हुआ है। कल वाले क्लास में हमने थर्ड शिफ्ट का पेपर किया था। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करेंगे। तो इस तरीके से आपको, जब हम मैं सारे पेपर करा दूंगी तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पास होंगे। हाँ जी, अब देखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और बेटा, कभी भी आप ये मत सोचना कि मैंने 18 का पेपर कर लिया है। तो बेटा 18 में ना एक पेपर नहीं होता है, ठीक है। किसी भी ईयर में जब भी एग्ज़ाम होता है एक पेपर नहीं होता, शिफ्ट वाइज पेपर होते हैं। एक दिन में 3 एग्ज़ाम होते हैं। और अगर तब भी ऐसा लगता है कि भाई कंप्लीट नहीं हो पाया, सेकंड डेट में भी होते हैं एग्ज़ाम। फिर मेल का, उसमें मेल होता है, फीमेल होता है एग्ज़ाम। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम हो जाते हैं। कभी भी मत सोचना कि 18 का एग्ज़ाम तो फीमेल का मैं देख चुकी हूँ या देख चुका हूँ, मुझे नहीं देखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से अपनी स्टार्टिंग होगी। चलिए, हिंदी का पेपर हम यहाँ पर करेंगे। और पहला जो क्वेश्चन है हमारा, रेवंत गिरिराज किसकी काव्य कृति है। रेवंत गिरिराज का जो सही आंसर होगा विजय सिंह सूरी की काव्य कृति है रेवंत गिरिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 चिश्ती संप्रदाय के 2 उप संप्रदायों के नाम बताने हैं। चिश्ती संप्रदाय के जो 2 उप संप्रदाय हैं वे हैं शब्बीरी और निज़ामी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 103, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद किन के 2 पुत्र थे। श्रीचंद और लक्ष्मीचंद गुरु नानक देव के 2 पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, रामरक्षा स्रोत किसके द्वारा रचित है। रामरक्षा स्रोत किसके द्वारा रचित है। तो ये जो रचित है वो है स्वामी रामानंद जी के द्वारा रचित। हमारा सही आंसर स्वामी रामानंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, गोस्वामी हित हरिवंश के 2 हिंदी ग्रंथ बताने हैं। एक हित 84 है, एक स्फुटवाणी है। सही आंसर हमारा हित 84 स्फुटवाणी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, गदाधर भट्ट किस भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे। पूछा जा रहा है ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे गदाधर भट्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, किनकी छत्र छाया में रहकर बालिका मीरा के हृदय में गिरिधर गोपाल के प्रति अनन्य आस्था उत्पन्न हुई थी। तो वो राव दादू थे, जिनके साथ में रहकर बालिका मीरा के मन में गोपाल यानी कि भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य आस्था उत्पन्न हुई थी। तो राव दादू के साथ में रहकर। न्यामत खां जान की उल्लेखनीय कीर्ति कौन सी है। कयाम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, नासिकेतो पुराण भाषा अष्टछाप के किस कवि की रचना है। स्वामी नंददास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, इनमें से कौन सी घनानंद की है। कौन सी रचना घनानंद की है। इश्कलता यहाँ पर घनानंद की रचना है, इश्कलता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ, किसका जन्म इटावा में 1673 में हुआ था। देव का जन्म हुआ था। सही आंसर हमारा देव होगा। इटावा में देव का जन्म हुआ था। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आया है ना, बहुत बार, मैनी टाइम। आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 112 होगा, प्रगति और प्रयोग काल की समय सीमा है। देखिए, प्रगति और प्रयोग काल की जो समय सीमा है वो 1938 से लेकर 1953 तक है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 113, वर्षा बिंदु किसकी काव्य कृति है। वर्षा बिंदु बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की काव्य कृति है। सही आंसर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कब सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। सरस्वती पत्रिका का जो संपादन सरस्वती पत्रिका का जो संपादक करते हैं, इनसे पहले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले कौन करते हैं, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। श्याम सुंदर दास जी करते हैं। और कब से कब तक, 1899 से लेकर ये करते हैं 1902 तक, ठीक है। ये 99 का लास्ट ही समझिए इसको, क्योंकि
यहाँ पर जो है वो 1900 ही आ जाता है। 2 तक करते हैं बेटा, ठीक है। और फिर 1903 से लेकर वैसे 21 से आ जाता है, 21 भी मानते हैं कई जगह और 20 भी मानते हैं, 17 ईयर तक करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 115। कौन सा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है? प्रथम महाकाव्य की बात हो रही है तो खड़ी बोली में प्रिय प्रवास लिखा था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा 116। महादेवी का काव्य रचना काल मुख्यतः कब से कब तक माना गया है? तो महादेवी जी का जो काव्य रचना काल है वो 1924 से लेकर 1942 तक माना गया है। सही आंसर हमारा 1924 से 1942 तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 117। किस कृति में प्रसाद ने यंत्र और तर्क के आधार पर समाज के चित्रण के साथ साथ शैव दर्शन की अभिव्यक्ति की है? तो कामायनी में की है। सही आंसर कामायनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 में पूछा जा रहा है कि हिंदी नाटक को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? भारतेंदु जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 119 आता है। निर्मला उपन्यास में मुख्यतः किस बात का चित्रण है? निर्मला उपन्यास में एक तो दहेज प्रथा का और दूसरा है यहाँ पर वृद्ध विवाह से होने वाले पारिवारिक विघटन का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120। कौन सी कहानी निराला ने लिखी है? निराला ने जो कहानी लिखी है वो पद्मा कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर डिसिप्लिन चेंज हो जाता है हमारा और क्वेश्चन नंबर आता है 121। छायावाद युग का सबसे बड़ा निबंधकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी छायावाद युग के सबसे बड़े निबंधकार माने जाते हैं। और रामचंद्र शुक्ल जी ने जो निबंधों की रचना की है उसमें इनका जो निबंध संग्रह है चिंतामणि सबसे प्रसिद्ध है और चिंतामणि का 4 भागों में है। चिंतामणि जो है इनका निबंध संग्रह है। चिंतामणि लिख देती हूँ इसको। चिंतामणि जो है वो 4 भागों में है। तो पहले भाग का जो प्रकाशन होता है इसका रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा होता है 1939 में होता है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। सेकंड भाग का प्रकाशन होता है तो सेकंड भाग का प्रकाशन 1945 में होता है और इसको करते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। फिर थर्ड भाग का प्रकाशन होता है तो थर्ड भाग का प्रकाशन 1983 में होता है और इसको जो करते हैं वो नामवर सिंह करते हैं, ठीक है। चौथे भाग का प्रकाशन इसको क्लियर कर लेते हैं, स्पेस नहीं है यहाँ पर। चौथे भाग का जो प्रकाशन करते हैं फिर चौथे भाग का चिंतामणि भाग 4 का प्रकाशन उसको कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम याद रखेंगे। इनका चिंतामणि में पहली बार विचार विधि नाम से प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि भाग 1 जो है वो विचार विधि के नाम से भी प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में है मेरी यूरोप यात्रा व्रत की रचना किसने की? मेरी यूरोप यात्रा व्रत की जो रचना की है वो राहुल सांकृत्यायन जी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 और इसमें दिया गया है कि सन 1925 में कौन सी पत्रिका आरंभ हुई थी? कल्याण पत्रिका 1925 में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर केदारनाथ अग्रवाल की क्वेश्चन नंबर है 124। केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी प्रगतिकालीन कविता है? कौन सी प्रगतिकालीन कविता है? वसंती हवा प्रगतिकालीन कविता है केदारनाथ अग्रवाल जी की, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 125। प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर किसको स्वीकार करते हैं? प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर जो स्वीकार करते हैं वो ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 126। इनमें से कौन सा रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी का है? पूछा जा रहा है कि रामवृक्ष बेनीपुरी का कौन सा रेखा चित्र है? तो ये माटी की मूर्तें हैं। अगर आपको क्लास नहीं मिला हो तो प्लीज़ चैनल पर जाकर देखिएगा, ये मैं करा चुकी हूँ रेखा चित्र आपको, ठीक है। वो छोटा क्लास है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और वहाँ से मतलब मैं देखती हूँ कि काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग भी देखिएगा, आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माटी की मूर्तें यहाँ पर सही आंसर होगा, रामवृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्तें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। जिंदगी मुस्काई किसका संस्मरण है? संस्मरण की क्लास में लेने वाली हूँ 1-2 दिन के अंदर मेरी क्लास होगी संस्मरण की,
बता दिया जाएगा आपको। संस्मरण भी कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटी छोटी लघु विधाएँ हैं ये, इनको भी हम कर लेंगे। और ज़िंदगी मुस्काई कन्हैया लाल प्रभाकर जी की, मिश्र प्रभाकर इनका पूरा नाम है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है, इन्हीं का ये संस्मरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई किस विधा की पुस्तक है? मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई रिपोर्ताज की पुस्तक है। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई रिपोर्ताज है। कौन सी विधा है ये? रिपोर्ताज। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 129, 1964 में प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के नाम से लिखी गई थी, किसने लिखी थी? पूछा जाए प्रेमचंद जी की जीवनी है, कलम का सिपाही लिखी गई थी, और ये लिखी किसने थी बताइएगा। प्रेमचंद जी पर 3 जीवनियाँ लिखी गई हैं, ठीक है। मदन गोपाल ने कौन सी लिखी है, और एक ये तो इसका जो सही आंसर होगा वो तो होगा अमृत राय। यहाँ पर आपको बताना है मदन गोपाल ने जो जीवनी लिखी उसका क्या नाम है, और शिवरानी देवी ने जो जीवनी इनके जीवन के ऊपर लिखी है उसका क्या नाम है, ठीक है। आप दोनों को ही मुझे बताएंगे, और अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ पेपर सेट के बीच में ही कौन सी है। हालांकि मैं ये पढ़ा चुकी हूँ, आपको जीवनी मेरी पढ़ी हुई है चैनल पर क्लास। चलिएगा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा होगा 130 क्वेश्चन, डायरी के दो रूप क्या क्या हैं? डायरी के 2 रूप हो सकते हैं, एक तो व्यक्तिनिष्ठ हो सकता है और एक जो है हमारा वस्तुनिष्ठ। तो डायरी के जो 2 रूप होते हैं वो व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन हमारा जो होगा, इसमें सही आंसर हो गया हमारा व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 131, इसको भी देखेंगे। हिंदी का एक पत्र साहित्य है चिट्ठी पत्री। पत्र साहित्य क्या है? चिट्ठी पत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, एक पंक्तियाँ दी गई हैं, यहाँ पर पंक्तियाँ पूछा जा रहा है किसकी है। कवि न हो ना ही चतुर कहूँ, मति अनुरूप राम गगन गाऊँ। यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 133। यहाँ पर भी पंक्तियाँ पूछी जा रही हैं। मुहु मुहु कुहु 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 की कोयल, मुहु मुहु कुहु 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 की कोयल। ये पंक्ति में किस प्रकार के सौंदर्य की छटा देखी जा सकती है? पंक्ति में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के सौंदर्य की छटा यहाँ पर देखी जा सकती है। यहाँ पर जो है वो नाद सौंदर्य है। सही आंसर हमारा नाद सौंदर्य होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 134, ना वह अच्छा है ना बुरा, ना वह कोमल है ना सख्त, ना वह सिर्फ शुद्ध वक्त है, वह है सिर्फ शुद्ध वक्त। वह क्या है? सिर्फ शुद्ध वक्त। किसने कहा है? ये पंक्तियाँ किसकी है? ना वह अच्छा है ना बुरा, ना वह कोमल है ना सख्त, वह है सिर्फ शुद्ध वक्त। ये भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 135, त्रिशंकु निबंध किसने लिखा है? त्रिशंकु जो निबंध है वो अज्ञे जी का निबंध है। त्रिशंकु अज्ञे की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, नागार्जुन की भाषा क्या है? खड़ी बोली। नागार्जुन की भाषा जो है वो खड़ी बोली होगी। क्वेश्चन नंबर 137 में ये दी गई जो पंक्ति है वो पूछा जा रहा है किस रचनाकार की है। मेरा शुद्र व्यक्तित्व रुद्र है सीमित है, आटा दाल नमक लकड़ी के जुगाड़ में, रचनाकार कौन है? मेरा शुद्र व्यक्तित्व रुद्र है सीमित है, आटा दाल नमक लकड़ी के जुगाड़ में। ये पंक्तियाँ जो है वो नागार्जुन जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 138 है। यहाँ पर कौन सी पंक्ति हरिवंश राय बच्चन की है? तो ये पंक्ति जो है हरिवंश राय बच्चन जी की, इस पार ये प्रिय मधु है तुम हो, इस पार ये प्रिय मधु है तुम हो। ये पंक्ति है हरिवंश राय बच्चन जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 139, मातृक छंद में ही किसने समस्त काव्य की रचना की है? मातृक छंद में ही किसने समस्त काव्य की रचना की है? तो वे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। हमारा सही आंसर सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 140, निराला जी ने किस भाषा की शब्दावली का प्रचुर प्रयोग किया है?
संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रचुर प्रयोग जो किया है वो निराला ने किया है। सही आंसर हमारा डिसिप्लिन नेक्स्ट आ जाता है और क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 141। सुजान रसखान की किस विषय पर कवित सवैया है? सुजान रसखान में किस विषय पर कवित सवैया है? किस विषय पर है भाई? कृष्ण विषय पर है। कवित सवैया कृष्ण विषय पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 में दिया जा रहा है, बिहारी के दोहे पढ़ते ही महाराज की आंखें खुल गई, महाराज कौन थे? बिहारी के दोहे पढ़ते ही महाराज की आंखें खुल गई, महाराज कौन थे? महाराज थे जयसिंह। जयसिंह ने जैसे ही बिहारी के दोहों को पढ़ा तो उनकी आंखें खुल गई और वे पुनः अपने काम पर लौट आए थे। अपनी रानी के प्रेम में वो इस कदर लीन थे कि उन्होंने अपना समाज, अपना कार्यभार, अपनी प्रजा सब कुछ त्याग दिया था। लेकिन जैसे ही बिहारी ने उनके पास एक दोहा लिखकर भेजा और उन्होंने उसको पढ़ा तो वे वहाँ से बाहर आए, उस एक तरीके से उस निंद्रा से, उस नशे से, उस धुन से बाहर निकल कर आए और अपने काम काज, अपने राज्य को वे पुनः देखने लगे थे। ठीक है, उनकी आंखें खुल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, महाराज जयसिंह यहाँ हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 143। जब वल्लभाचार्य जी से सूर की भेंट हुई तब उन्होंने, सूर मतलब सूरदास जी की भेंट हुई, तब उन्होंने किस प्रकार के पद सुनाए? उन्होंने विनय संबंधी पद सुनाए थे। जब वल्लभाचार्य जी से सूर की भेंट हुई थी तो उन्होंने विनय संबंधी पद सुनाए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 144 होगा, जायसी की भाषा और शैली क्या है? जायसी की भाषा और शैली है ठेठ अवधि और दोहा चौपाई शैली। ठीक है, भाषा जो है वो ठेठ अवधि है और दोहा चौपाई इनकी शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 145। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की विद्वता से प्रभावित होकर किसने उन्हें डिलीट की उपाधि दी थी? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने दी थी इनको डिलीट की उपाधि। रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पेपर में ही आपको कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 145 ये हो चुका है, यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय होगा। क्वेश्चन नंबर 146, कौन सी रचना डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की है? प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 147 है यहाँ पर, मिथक के माध्यम से युग के सत्य को सजीव साकार के रूप में प्रस्तुत करने वाले कवि हैं धर्मवीर भारती जी। युग के माध्यम से, देखिए मिथक के माध्यम से इन्होंने क्या किया था? युग के सत्य को सजीव और साकार रूप में प्रस्तुत किया, तो वे हैं धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 148 होगा हमारा यहाँ, और मैथिली शरण गुप्त की, इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 148, मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियाँ जो संवत 1967 में प्रकाशित हुई थी कौन सी है? रंग में भंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, कबीर के दूसरे गुरु कौन थे? शेख तकी दूसरे गुरु थे इनके, और ये जो है सिकंदर लोदी के टाइम के हैं। ये भी PYQ है, 14 के पेपर में मैं आपको कराया है ये। ठीक है, कबीर के दूसरे गुरु शेख तकी और सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति प्रेम मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? कौन सी कृति है जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो वो प्रेम पथिक है जो मैथिली शरण गुप्त की कृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 151, जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है, जैनेन्द्र कुमार का विवृत उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास हो गया यहाँ पर, विवृत हमारा सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152, भरत मुनि के कथा अनुसार किस रस स्थायी को अभिनय में दिखाना संभव नहीं है? स्थायी भाव को, तो ये होगा शांत रस का, अभिनय में दिखाना इसको संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, दूसरे महायुद्ध के बाद अज्ञे ने अपना एक मासिक पत्र चलाया, उसका क्या नाम था? उसका नाम था प्रतीक। सही आंसर प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154, रासो नाम किस शब्द से बना है? रासो नाम जो है वो रसायन शब्द से बना है। रासो नाम किससे बना है भाई? रसायन शब्द से बना है। अगला क्वेश्चन है, नाभादास जी किस शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं? नाभादास जी राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा
छायावादी कवि विश्व के संपूर्ण तत्वों में क्या देखते हैं? छायावादी कवि जो हैं वो विश्व के संपूर्ण तत्वों में प्राणों की छाया देखते हैं। छायावादी कवि विश्व के संपूर्ण तत्वों में प्राणों की छाया देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 157, पृथ्वीराज रासों में प्रधान रस क्या है? पृथ्वीराज रासों में प्रधान रस वीर रस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158, पद्मावत में किन तत्वों का प्रतिपादन किया गया है? पद्मावत में किन तत्वों का प्रतिपादन किया गया है? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा हमारा बुद्धि, रागात्मकता, कल्पना तत्व का, बुद्धि का, रागात्मकता का और कल्पना तत्व का प्रतिपादन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 159, किसने केशव को 21 ग्राम दान में दिए थे? किसने दिए थे भाई केशव को 21 ग्राम दान में? इंद्रजीत ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 160, प्राकृत पेंगलम के संकलनकर्ता कौन है? लक्ष्मीधर। प्राकृत पेंगलम के संकलनकर्ता लक्ष्मीधर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला डिसिप्लिन भी आ जाता है यहाँ पर 161 से स्टार्टिंग है क्वेश्चनों की। देखिएगा, शुक्ल जी के आदिकाल की 12 रचनाओं का अपने इतिहास में उल्लेख किया। शुक्ल जी ने क्या करा? आदिकाल की 12 रचनाओं का अपने इतिहास में उल्लेख किया और इसमें से साहित्यिक पुस्तकें 4 हैं। इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा है अपभ्रंश। इनकी जो साहित्यिक पुस्तकें हैं 4, इनकी भाषा अपभ्रंश है और 8 कैसी थी? देसी भाषाओं वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो है, महापंडित राहुल जी ने आदिकाल का किस नाम से नामकरण किया है? आदिकाल का नामकरण सीमा सिद्ध सामंत युग कहा है उन्होंने। उत्तर मध्य युग किसने कहा है? ये किसको कहा गया? उत्तर मध्य युग। भक्ति सामंत और वीर गाथा युग आदिकाल के ही नाम रखे गए हैं, ठीक है। लेकिन सिद्ध सामंत युग जो है वो राहुल सांकरतायन जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वीं तथा 13वीं के मध्य अब्दुल रहमान की सुप्रसिद्ध रचना कौन सी है? संदेश रासक। अब्दुल रहमान की सुप्रसिद्ध रचना है 12वीं 13वीं शताब्दी की संदेश रासक। नेक्स्ट क्वेश्चन 164, पृथ्वीराज रासो कितने पृष्ठों का ग्रंथ है? ये तो 2500 पृष्ठों का ग्रंथ है भाई। सही आंसर 2500 होगा हमारा। अगला क्वेश्चन 165, 12वीं तथा 13वीं के मध्य अब्दुल रहमान की सुप्रसिद्ध रचना। देखिए, सुप्रसिद्ध रचना है आर्यों से। क्वेश्चन तो ऐसा ही दिया है इन्होंने, लेकिन सेम सा ही है जो अभी दूसरा तीसरा क्वेश्चन था लास्ट, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा आर्यों से हमारा सही आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 166, द्विजदेव की एक सरस रचना है। द्विजदेव की एक सरस रचना हमसे पूछी जा रही है। श्रृंगार लतिका यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, श्रृंगार लतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 167, पच स्वर जो स्वर है वो पूछा जा रहा है। पच स्वर कौन सा है इनमें से? ओ यहाँ पर पच स्वर होगा, सही आंसर ओ होगा। दुनिया संज्ञा का विशेषण रूप है। दुनिया संज्ञा का विशेषण रूप क्या है? दुनियावी यहाँ पर विशेषण का रूप बनेगा दुनियावी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 169 होगा, प्रतिहार का अर्थ क्या है? प्रतिहार द्वारपाल को बोलते हैं प्रतिहार। अगला क्वेश्चन, हम स्वरनाम के बाद ही जोड़ने से होगा। हम स्वरनाम के बाद अगर ही जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हम्मी बनेगा, हम्मी, ठीक है। सही आंसर हमारा हम्मी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 171, भोजन नली का अन्य नाम क्या है? ग्रासिका है। भोजन नली का जो अन्य नाम होता है उसको ग्रासिका भी बोलते हैं, भोजन नली को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 172, चांडाल चौकड़ी का अर्थ क्या होता है? दुष्टों का समूह। चांडाल चौकड़ी दुष्टों का समूह बोलते हैं, इसका अर्थ होता है दुष्टों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन 173, व्यर्थ का संधि विच्छेद होगा। व्यर्थ का विधन अर्थ होगा भाई व्यर्थ। समझाया है मैंने आपको संधि के चैप्टर में कि यहाँ पर जब ई का किसी अन्य स्वर के साथ, जैसे यहाँ पर किसके साथ हो रहा है? ए के साथ मैच होता है। ई का अगर ए के साथ में मैच होता है तो वहाँ क्या बनेगा? य बनेगा। और इस पर जो ये इधर वाला शब्द है जिसका विसर्ग ई है, जिसका स्वर जो है वो ई है, ई ये क्या बन जाएगा? आधा बन जाएगा। यहाँ वाला जो मतलब व्यंजन है आपका, ये जो भी है व्यंजन है, स्वर है, जो भी है, ये बनेगा आधा, ठीक है। यानी कि इको यंची,
यण संधि का उदाहरण है ये। और ये जो है आप देख सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जहाँ किसी य और व पर आधा शब्द चिपका हुआ हो वहाँ क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। लेकिन आपको यहाँ पर विच्छेद बताना था, विच्छेद में क्या होता है, विधन अर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज का पर्यायवाची शब्द क्या है। राज का पर्यायवाची जो शब्द होता है धनद होता है, धनद। सही आंसर हमारा धनद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 175। तुव प्रताप समसूर्य है, जस सम सोचत चंद में अलंकार हमें बताना है, कौन सा है। अलंकार यहाँ पर प्रतीप अलंकार सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमित श्रुति भिन्नार्थक शब्द का अर्थ बताना है। देखो नमित जो होता है वो झुका हुआ, और ये इसका मतलब होता है हेतु। नमित का मतलब होता है झुका हुआ और इसका मतलब होता है हेतु। ठीक है, सही आंसर होगा हमारा झुका हुआ हेतु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 177। खड़ी बोली को सम्मिलित किया जाता है। खड़ी बोली को, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है, तो यहाँ पश्चिमी हिंदी हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पर डिसिप्लिन आ जाता है नेक्स्ट, और इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ को रीड करके हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। नीचे देखिएगा, नीचे लिखे पद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। घूम रहा है कैसा चक्र, वह नवनीत कहा जाता है, रह जाता है तक। पिसे पड़े हो इनमें जब तक, क्या अंतर आया है अब तक। सहे अंत्यो गतवत, कब तक हम इसकी गति वक्र। घूम रहा है कैसा चक्र। देखिएगा इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, वर्तनी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें एक तो यहाँ पर बताना है। तो शुद्ध जो वर्तनी वाला शब्द होगा वो होगा स्वर्णिम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्र का अर्थ पूछा है, इसका होता है मट्ठा। और पद्यांश पूछा है, पद्यांश में वक्र आया है। पद्यांश में वक्र का आस्य क्या है, जो वक्र यहाँ पर दिया गया है पद्यांश में वक्र शब्द जो आया है इसका हमसे आस्य पूछा गया है, क्या होता है, कुटिल। कुटिल यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस होंगे ये होंगे हमारे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 100 से 100, अभी एक सेकेंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 181 से स्टार्टिंग होगी इन क्वेश्चंस की, और 10 क्वेश्चन हिंदी के होंगे इसमें। 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि टीचिंग से संबंधित आते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको, पैराग्राफ को। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मनोहरा देवी के कंठ से तुलसीदास का छंद कृदप अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम सुनकर सूरज कुमार के न जाने कौन से सोते संस्कार जाग उठे। साहित्य इतना सुंदर है, संगीत इतना आकर्षक है, उनकी आँखों ने जैसे नया संसार देखा, कानों ने ऐसा संगीत सुना जो मानो इस पृथ्वी पर दूर किसी लोक से आता है। अपनी इस विलक्षण अनुभूति पर वह स्वयं चकित रह गए और अपने सौंदर्य पर जो अभिज्ञान था वह चूर चूर हो गया। अपने इस सौंदर्य पर क्या हुआ, जो अभिमान था वह चूर चूर हो गया। चलिए इसमें देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 181, अंतोगत्वा का अर्थ पूछा है, जो कि अनंत होता है, अंततः होगा यहाँ हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सूरज कुमार का संस्कार जाग उठने का कारण क्या है। संस्कार जाग उठने का कारण क्या है, तुलसी का छंद। सही आंसर हमारा तुलसी का छंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 183, ये तो हो ही गया हमारा।
कि सूरज कुमार ने छंद किसके कंठ से सुना था? मनोरमा देवी के कंठ से सुना था। ये छंद मनोरमा देवी के कंठ से सुना था। और सूरज कुमार की आंखों ने क्या देखा? उसकी आंखों ने एक नया संसार देखा था। एक नया संसार हमारा सही आंसर होगा। सूरज कुमार को किस पर अभिमान था? सूरज कुमार को अपने सौंदर्य पर अभिमान था। किस पर अभिमान था? अपने सौंदर्य पर अभिमान था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ ये हिंदी का हमारा यहाँ पैराग्राफ से संबंधित जितने क्वेश्चन थे वे हो जाते हैं। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है इन्होंने। एक और पैराग्राफ है तो इसको भी देखेंगे। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़िए और पूछे गए उत्तर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देख रहा हूँ लंबी खिड़की पर रखे पौधे धूप की ओर बाहर झुके जा रहे हैं। हर साल की तरह गौरैया अब की भी कर्निस पर ला के धरने लगी है तिनके। हालांकि यह वह गौरैया नहीं, यह वह मकान भी नहीं, ये वे गमले भी नहीं, यह वह खिड़की भी नहीं। कितनी सही है मेरी पहचान इस धूप की। कितनी सही है मेरी पहचान इस धूप की। ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। सुंदर और आकर्षक का मतलब, आकर्षक क्या है? साहित्य और संगीत है। यहाँ पर पैराग्राफ में सुंदर और आकर्षक क्या है? साहित्य और संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्निस का अर्थ क्या है? कार्निस होता है छज्जा। कार्निस क्या होता है? छज्जे को बोलते हैं कार्निस। अगला क्वेश्चन देखिए। किस कवि के सौंदर्य का कवि किसके सौंदर्य का अनुभव करता है? कवि जो है वो धूप के सौंदर्य का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि इसमें क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है धूप के प्रभाव को संवेदन के स्तर पर व्यंजित करना चाहता है। कवि धूप के प्रभाव को संवेदना के स्तर पर व्यंजित करना चाहता है और ये हमारा सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्यांश उचित शीर्षक है। पद्यांश का यहाँ कुछ कोई शब्द जो है ना ऐसे लगता है जैसे छूट चुके हैं, वाक्य कंप्लीट सेंस नहीं आती। पद्यांश उचित शीर्षक है। पद्यांश का उचित शीर्षक है धूप। पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? धूप। तो यहाँ फिर से वही पैराग्राफ दिया गया है और 5 क्वेश्चन जो है उससे संबंधित यहाँ पर है। तो चलिए यहाँ हम जो देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टीचिंग से संबंधित 10 क्वेश्चन है। ये 191 से स्टार्टिंग होगी और 200 तक चलेंगे। इनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। मनोविज्ञान प्रयोगशाला में दृश्य उद्दीपन दर्शी टेकिस्टोस्कोप का प्रयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो ध्यान अवधि को मापने के लिए किया जाता है। उद्दीपन दर्शी का जो प्रयोग करते हैं वो ध्यान को मापने के लिए करते हैं। टेकिस्टोस्कोप इसको बोलते हैं यहाँ पर, टेकिस्टोस्कोप। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गैर औपचारिक शिक्षा प्रणाली के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? समावेशी विद्यालय यहाँ पर नहीं आता। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, छवियों और प्रतीकों के माध्यम से सीखना तकनीकी रूप से डैश के अधीन वर्गीकृत है। तो ये संवेदी रूप से सीखने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के वर्षों में STEM को विश्वविद्यालयों और वित्त पोषण एजेंसियों से बहुत महत्व मिला है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है साइंस यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2005 में किया गया था ये पारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक सामग्री ज्ञान की परिभाषा क्या है? विभिन्न शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री और अध्यापन का मिश्रण। जो विभिन्न विद्यार्थी हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री का और अध्यापन का मिश्रण ही कहलाता है हमारा शैक्षणिक सामग्री ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 यहाँ आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षक को छात्र को सूत्रों और समीकरणों को पढ़ाने और समझाने में सहायता
करना और प्रशिक्षण देना आवश्यक है। तो ये अंकशास्त्र का, गणित की बात हो रही है, अंकशास्त्र की, अंकशास्त्र में ये जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कलाकार अपने शरीर, चेहरे, उपस्थिति का माध्यम के रूप में प्रयोग करता है तब यह कौन सा कला रूप कहलाता है? तब ये प्रदर्शन कला कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 199, संबंध और लैंगिकता तथा गृह अर्थशास्त्र किस प्रकार के पाठ्यक्रम के उदाहरण हो सकते हैं? शून्य पाठ्यक्रम के, नल कैरिकुलम भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समावेशी वातावरण स्थापित करने के लिए प्राथमिक कदम है, प्राथमिक जो कदम है, प्राथमिक जो यहाँ पर कदम होगा हमारा वो होगा विविधता को अंगीकार करना, विविधता को अंगीकार करना सही आंसर होगा। और यहाँ हमारा पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कैसा लगा आपको हमारा ये पेपर? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और कितने क्वेश्चन आपने इसमें सही किए ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ में, एक और नए पेपर के साथ में। नया पेपर क्या होगा मैं क्लास की जानकारी भी आपको दे देती हूँ। ये हमारा 15 डेट का ही सितंबर का जो पेपर होगा 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। और ज़रूर इस पर अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। पसंद आया हो क्लास आपको लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से मन करता है कि और अच्छा क्लास आपके लिए लेकर आएँ। चलिएगा, मिलते हैं आपसे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।